तो आज हम वापस से आपके लिए लेकर आए हैं काफी फेमस और काफी अमेजिंग एनिमे। और आपने इस एनिमे के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि उसका सीजन 1 भी आ चुका है और वो काफी पॉपुलर भी हुआ था और इसका सीजन 2 और बेहतरीन होने वाला है। इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था मोमो और ओराकू जीजी के घर की बुरी स्पिरिट को भगाने आते हैं जो उसे सपनों में आकर काफी परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से जीजी चैन से रह तक नहीं पा रही थी। फिर घर के हर कोने में ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और काफी देर तक मेहनत करने के बाद अब उन्हें लगने लगता है कि जीजी के घर में कुछ नहीं है। इसलिए मोमो तो नहाने चली जाती है क्योंकि वो काफी थक गई थी और काफी देर से यहाँ मेहनत कर रही थी। मोमो के जाने के बाद जीजी और ओराको को जीजी के घर में एक सीक्रेट रूम मिलता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे छुपाने की कोशिश की है, जैसे कि कोई चाहता नहीं कि किसी को उस जगह के बारे में पता चले। उन दोनों को उस स्पिरिट रूम में बहुत सारे तालिस्मान मिलते हैं। दूसरी तरफ मोमो हॉट स्प्रिंग में आराम कर रही थी और उसे काफी मजा भी आ रहा था, लेकिन तभी मोमो के हॉट स्प्रिंग में कुछ आदमी आ जाते हैं और मोमो उन्हें भगाने लगती है और उनसे कहती है कि ये लेडीज हॉट स्प्रिंग है, यहाँ आदमी नहीं आ सकते। लेकिन वो लोग मोमो की एक बात नहीं सुन रहे थे और एक आदमी मोमो के पास आता जा रहा था, तो मोमो उस पर अपनी पावर का यूज करती है, लेकिन मोमो उस आदमी पर अपनी पावर का यूज नहीं कर पाती और वो दोनों मोमो के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और उसे पानी में डुबाने लगते हैं। मोमो से बचने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं हो रहा था और जल्दी मोमो को सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है। लेकिन तभी उस आदमी पर पानी की एक धार काफी तेज आकर लगती है, जिससे वो दूर हो जाता है और मोमो बच जाती है। मोमो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब भी उन आदमियों ने मोमो का पीछा नहीं छोड़ा था और वो मोमो के पीछे आने लगते हैं। मोमो उनसे ज्यादा दूर भाग नहीं पाती और लग रहा था कि वो मोमो को पकड़ ही लेंगे, लेकिन तभी उन आदमियों पर लकड़ी कड़ी की फेंस आकर गिरती है, जिससे वो सभी दब जाते हैं और अब वो मोमो के पीछे नहीं आ पा रहे थे। मोमो आराम की सांस लेती इससे पहले एक आदमी उसकी तरफ आने लगता है क्योंकि वो फैन से बच गया था, पर उसके ऊपर हॉट स्प्रिंग की छत गिर जाती है और वो वहीं दब जाता है। मोमो को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है क्योंकि उसने तो अपनी पावर का यूज किया ही नहीं। तभी मोमो देखती है ये सब टर्बो ग्रीनी कर रही है और वो हॉट स्प्रिंग में ही थी। मोमो उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आ गई क्योंकि मोमो तो अकेली आई थी, वो उसे लेकर ही नहीं आई। टर्बो ग्रीनिंग बताती है उसने साइको को हॉट स्प्रिंग के बारे में बात करते हुए सुन लिया था और उसे पता था कि अगर वो मोमो को उसे साथ ले जाने की कहती तो वो कभी नहीं मानती, इसलिए वो खुद ही मोमो के बैग में छुप कर आ गई और यहाँ आ गई। अब मोमो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ की टूटी दीवार का क्या करेंगे क्योंकि उन्होंने हॉट स्प्रिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अगर उन्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब टर्बो ग्रेनी मोमो को चिंता ना करने की कहती है क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी ये जगह पहले से काफी पुरानी थी, इसलिए ये टूट भी गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तभी वहाँ टाउन के कुछ लोग आ जाते हैं और सभी हैरान हो जाते हैं कि हॉट स्प्रिंग की यह हालत किसने की। मोमो और टर्बो छुप गई थी, इसलिए उन लोगों को लगता है कि ये तोड़फोड़ जरूर उन आदमियों ने की होगी और उनमें से कुछ उन आदमियों को पहचान भी जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो लोग तो कीटो फैमिली के हैं। अब वो आदमी उन लोगों से भागने लगते हैं और पूरे टाउन में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एक आदमी को भी नहीं पकड़ पाता। मोमो ये देखकर हैरान होती है कि ये कैसे लोग हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या चाहते थे। मोमो भी वहां से जा रही थी और टर्बो का थैंक्स करती है क्योंकि अगर आज वो यहाँ नहीं होती तो वो आदमी पता नहीं उसके साथ क्या करते। पर टर्बो कहती है वो तो मोमो को बचाना नहीं चाहती थी, ये काम तो उससे अपने आप ही हो गया। अब मोमो टर्बो से कहती है कि मतलब वो भी उनके साथ जीजी के घर में थी और छुपी थी, क्या उसे जीजी के घर में कुछ अजीब दिखा था क्योंकि उन तीनों के काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ मिला नहीं। टर्बो बताती है वो घर तो पूरा इंसानों के खून से सना है और उस घर में जाते ही उसे पता चल गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, साथ ही वहाँ बहुत सारे लोगों की स्पिरिट भी कैद है। जरूर वहाँ बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। इधर ओकारू और जीजी ने उस सीक्रेट रूम में छेद कर दिया था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या है, इसलिए वो लोग पहले मोमो के आने का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि फिर तीनों मिलकर कोई फैसला करेंगे। तभी अचानक से जीजी के घर की घंटी बजती है। जीजी कहता है जरूर मोमो होगी और वो जल्दी से गेट खोलता है, लेकिन वहाँ 5 डरावनी दिखने वाली औरतें थी। जीजी उनसे कुछ कहता है, इससे पहले वो औरतें अंदर आ जाती हैं और घर का सारा खाना खाने लगती हैं और पार्टी करती हैं। उनमें से एक नाकी नाम की औरत जीजी को भी उनके साथ खाने की कहती है, पर जीजी मना कर देता है और ये सुनकर नाकी जीजी की तारीफ करने लगती है कि उसे ऐसे ही डिसिप्लिन में रहना चाहिए क्योंकि अपने से बड़ों के साथ खाना अच्छी आदत नहीं होती और जब बड़े खा रहे हो छोटे को सिर्फ खड़े रहना चाहिए। अब नाकी अपनी तारीफ करने लगती है और कहती है कि वो इतनी अच्छी है कि यहाँ पर रेंट तक नहीं लेती क्योंकि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, इसलिए वो उस पर दया कर रही है, वरना आज जीजी को रोड पर रहना पड़ रहा होता। जीजी नाकी का थैंक्स करने लगता है और उसकी तारीफ करता है कि वो कितनी अच्छी है और वो जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। ओकारू को समझ में नहीं आ रहा था और वो जीजी से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा
ऐसे कैसे कोई भी लेडी उसके घर में आकर खाना खा सकती है। और जीजी उसे कुछ कह तक नहीं रहा। अब जीजी ओकारो को बताता है ये किराए का घर है और जब से उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में है उसने रेंट नहीं दिया और ये सब लेडी कीटो फैमिली से है, यानी यहाँ की ओनर, और रेंट ना देने की वजह से जीजी उन्हें कुछ नहीं कह सकता। वरना अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो कह सकता है कि वो सब उसे घर से निकाल देंगे। ओकारो कहता है फिर तो उन्होंने दीवार में छेद करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अगर उन्हें छेद के बारे में पता चल गया तब तो पता नहीं क्या होगा। हम देखते कि अभी के लिए उन्होंने उस छेद को एक पोस्टर से छुपा दिया था जिसकी वजह से पोस्टर के पीछे क्या है कुछ पता नहीं चल रहा था। अब ना कि जीजी से पूछती है कि वो उन्हें बिना बताए कहाँ गायब हो गया था, जबकि वैसे तो जीजी कहीं बाहर नहीं जाता। तो अचानक से उसे ऐसा क्या काम पड़ गया जो वो इतने टाइम के लिए गायब था। जीजी ओकारो के कंधे पर हाथ रखकर बताता है कि ये उसका दोस्त है और उसे जीजी से मिलना था, इसलिए वो इसे लेने आ गया था। नाकी का चेहरा देखकर लग नहीं रहा था कि उसे जीजी पर भरोसा है, इसलिए वो जीजी से पूछती है कहीं वो किसी भूत भगाने वाले को लेकर तो नहीं आया। ये सुनकर बाकी औरतें भी गुस्से में आ जाती हैं और जीजी पर चिल्लाने लगती हैं कि उनके घर में कोई भूत नहीं है और अगर जीजी इस तरह की हरकतें करेगा तो लोगों के मन में वहम आ जाएगा और कोई उनके घर को खरीदेगा भी नहीं। नाकी भी जीजी से गुस्से में कहती है कि बार बार सबसे ये कहना बंद कर दे कि इस घर में भूत है, पर जीजी मना करता है, उसने ऐसा किसी से नहीं कहा और ओकारो को सामने करते हुए पूछता है कि क्या आपको ये भूत भगाने वाला लगता है। अब नाकी जीजी को डराने के लिए अपनी गन निकाल लेती है और कहती है जंगल में शिकार करते हुए हादसे होते रहते हैं, जैसे एक बार वो जंगल में एक भालू का शिकार कर रही थी और गलती से एक आदमी बीच में आ गया और उसे गोली लग गई। ये देखकर जीजी नाकी को थोड़ा शांत होने को कहता है और कहता है कि उनके पास हंटर लाइसेंस है, ये अच्छी बात है पर उन्हें ऐसे इंसानों पर गन पॉइंट नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो काफी प्यार से नाकी को गन नीचे रखने की कहता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और उसके साथ कीटो फैमिली के बाकी लोग भी थे। वो लोग बताते हैं कि टाउन के कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं और सही टाइम पर ऑफिसर सोरू ने वहां आकर उन्हें बचा दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस ऑफिसर भी उनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि नाकी उससे बोलती है कि अगर उनकी फैमिली से कोई भी अरेस्ट हुआ तो इसमें उसकी गलती होगी और गलती की सजा भी जरूर मिलेगी। नाकी के इतना कहने के बाद भी वो ऑफिसर कुछ नहीं कहता और सब सुन लेता है, जिससे साफ हो जाता है कि वो ऑफिसर जीजी और ओकारो की कोई मदद नहीं करने वाला। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे ही मदद की जरूरत है। अब एक आदमी जीजी के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ गया था, क्योंकि वो लोग उससे मिलने आए थे पर वो उन्हें मिला नहीं, इसलिए उन्हें उसकी काफी चिंता हो रही थी। पर वो आदमी काफी सीरियस हो जाता है और जीजी से झूठ ना बोलने की कहता है, क्योंकि उसे झूठ बोलने वाले लोग से बहुत नफरत है। जीजी कहता है वो झूठ नहीं बोल रहा और ओकारो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो एक बार यहाँ आना चाहता था। अब वो आदमी ओकारो की तरफ देखता है और उससे जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम पूछता है, क्योंकि अगर वो जीजी का बेस्ट फ्रेंड है तो उसे इतना तो पता ही होगा, लेकिन अगर उसे नहीं पता तो इसका मतलब वो जीजी का दोस्त नहीं है। और फिर वो उससे जानना चाहता है कि जीजी उसे यहाँ क्यों लेके आया। अब ओकारो एक टीम का नाम लेता है जो कि सही जवाब था। इससे उन सभी को यकीन हो जाता है कि जीजी सच बोल रहा है और कहने लगते हैं कि उन्होंने तो बस ऐसे ही उनसे इतने सवाल पूछे, उन्हें जीजी पर पूरा भरोसा है। हमें पता चलता है उन्होंने जो पोस्टर दीवार पर लगाया था ओकारो ने उसी टीम का नाम लिया और वो बच गए, वरना ओकारो को बिल्कुल नहीं पता था कि जीजी की फेवरेट टीम कौन सी है, क्योंकि वो अभी कुछ टाइम पहले ही तो जीजी से मिला है। फिर नाकी जीजी से पूछती है कि उनके साथ एक लड़की भी थी, वो कब तक वापस आएगी। जीजी कह देता है कौन सी लड़की, उनके साथ कोई लड़की नहीं थी और वो समझ जाते हैं कि जीजी उनसे झूठ बोल रहा है। यहाँ मोमो सोचिनोको का श्राइन देखने आती है और यहाँ एक लड़का सर के बल खड़ा था जिसका नाम मंजीरो है और वो यूट्यूब वीडियो बना रहा था। अब मोमो के आते ही वो लड़का श्राइन का गेट खोलता है और उसे श्राइन दिखाने लगता है। मोमो मंजीरो से पूछती है क्या वो हर किसी को ऐसे ही श्राइन दिखाते हैं। मंजीरो बताता है इस श्राइन को देखने के पैसे कोई नहीं देता, इसलिए वो एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता है। अब वो मोमो श्राइन देखने लगती है और उसे एक घंटे से सांप की खराब स्किन दिखती है और वो उससे डिसअपॉइंट हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो कहीं से भी एक काफी बड़े सांप की बॉडी नहीं लग रही। मंजीरो बताता है उनके पास यही है और यहाँ की लोक कथाओं में माना जाता है कि यहाँ पर काफी बड़े सांप को पूजा जाता है और कहा जाता है कि वो सांप यहाँ के ज्वालामुखी में रहता है और जब भी उसे भूख लगेगी वो ज्वालामुखी फट जाएगा, इसलिए टाउन के लोग बच्चों की बलि दिया करते थे उस सांप की भूख मिटाने के लिए। ऐसा करते हुए 2 सालों में ज्वालामुखी नहीं फटा और गिफ्ट में उन्हें बहुत सारे हॉट स्प्रिंग भी मिले, क्योंकि सांप खुश है जो लोग उसके लिए बलि चढ़ाते रहते हैं। साथ ही जहाँ जो रखा है वो सब बड़े सांप की सिर्फ स्किन है जिसकी पूजा करके वो उस ज्वालामुखी को फटने से रोकते हैं। अब मोमो उस सोचिनो को वाली बात के बारे में पूछती है जिस पर मंजीरो बताता है ये नाम तो उन्होंने ऐसे रख दिया था जिससे से ज्यादा लोग यहाँ घूमने आए, जैसे मोमो आ गई। मंजीरो बताता है कई लोगों में दिमाग की कमी होती है और वो बड़े सांप वाली बात को सच मान लेते हैं, इसलिए मंजीरो यहाँ रहता है और सभी को सच बताता है, जिससे कोई भी कहानी को सच मानकर बच्चों की बलि देने जैसा
पाप ना करे। अब मंजीरो बताता है कि वैसे तो वो एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता है और ये श्राइन की देखभाल वाला काम तो वो बस टाइम पास के लिए कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। मोनो मंजीरो को इस कहानी को यूट्यूब पर डालने का आइडिया देती है और बताती है ऐसी चीज इंटरनेट पर जरूर चलती है तो हो सकता है मंजीरो भी काफी फेमस हो जाए। ये सुनकर तो मंजीरो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया, जबकि वो तो कितने टाइम से सोच रहा था कि वो कैसे यूट्यूब पर फेमस हो सकता है, जबकि ये आइडिया तो सच में काफी अच्छा है। अब मोमो जाने लगती है और सोचती है कि मतलब कोई सुचिनो को है ही नहीं। ये बात जानकर ओकारू काफी परेशान होने वाला है। हालांकि मोमो को यकीन था कि उसे बड़े सांप वाली स्टोरी जरूर काफी अच्छी लगेगी। मोमो जब जीजी के घर पहुंच जाती है वो सोच रही थी उसे गए हुए काफी टाइम हो गया है। अब तक तो ओकारू और जीजी में काफी अच्छी दोस्ती हो गई होगी। जैसे ही मोमो गेट खोलती है वो देखती कि ओकारू और जीजी जमीन पर पड़े थे और उनके आसपास कीटो फैमिली के आदमी और औरत खड़े थे। जैसे ही मोमो वहां आती है सभी मोमो की तरफ देखने लगते हैं और मोमो को देखकर नाकी कहती है चलो उनकी तीसरी बलि खुद उनके पास आ गई। अब एक आदमी मोमो को पकड़ने लगता है पर मोमो अपनी पावर की मदद से उस आदमी को खुद से दूर कर देती है और उसके मुंह पर लात मारकर उसे दूर गिरा देती है। तभी एक दूसरा आदमी मोमो की तरफ आने लगता है तो मोमो उसके मुंह पर खाने की टेबल गिरा देती है, लेकिन अचानक से एक आदमी मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और मोमो के सर पर अपना सर मार देता है जिससे मोमो को तो चक्कर आने लगते हैं। तभी वो आदमी मोमो की टांगे पकड़ने लगता है पर अचानक से मोमो के बैग में से टर्बो ग्रैनी बाहर आ जाती है और उसे देखकर वो आदमी थोड़ा चौंक जाता है और पीछे हट जाता है। अब वो टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि उन लोगों ने उसकी नींद खराब कर दी और अपने आसपास के लोगों को देखकर पूछती है कि ये सुअर जैसे दिखने वाले लोग कौन है। मोमो कहती है इस सवाल का जवाब तो वो भी ढूंढ रही है। मोमो उन सभी को घर से बाहर जाने की कहती है पर नाकी भाग कर आती है और मोमो की काफी जोरदार लात मारती है जिससे मोमो पीछे जाके गिरती है। नाकी के मूव्स देखकर पता चल रहा था कि वो जरूर कुंफू की काफी अच्छी फाइटर है। मोमो नाकी पर सोफे फेंकने की कोशिश करती है पर नाकी उनसे बच जाती है और वापस से मोमो को मारने आने लगती है। मोमो बचने के लिए कई सारी चीजें नाकी की तरफ फेंकती है पर नाकी को कुछ नहीं हो रहा था। तभी नाकी मोमो को काफी जोर से मारती है जिससे मोमो दीवार तोड़ते हुए उसी स्पिरिट रूम के अंदर जाके गिरती है। तभी कीटो फैमिली के सभी लोग नाकी की तारीफ करने लगते हैं और कह रहे थे कि उनकी फैमिली में मोमो ही सबसे स्ट्रॉन्ग है और कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। पर नाकी के दिमाग में चल रहा था कि ये लड़की है कौन और ये कोई आम लड़की तो नहीं है क्योंकि कोई आम लड़की ऐसे स्पेशल पावर का यूज नहीं कर सकती। साथ ही कोई भी नॉर्मल लड़की उसके अटैक इतनी आसानी से नहीं रोक सकती। इधर मोमो के पास भी सेम सवाल था कि ये लेडी है कौन क्योंकि कोई लेडी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तभी टर्बो कहती है ये लेडी कोई स्पेशल नहीं है, वो सिर्फ एक पावरफुल बुढ़िया है। पर मोमो कहती है इतनी उम्र की लेडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। पर टर्बो ताना मारते हुए मोमो से कहती है कि एक तो उसके घर में ही है। अब एक आदमी नाकी से कहता है कि उसे लड़के की बिल्ली तो बात कर रही है। तभी मोमो का ध्यान जाता है वो कितने अजीब रूम में है और यहाँ काफी बदबू भी है। नाकी को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन क्योंकि ये बिल्कुल भी भूत भगाने वाली नहीं लगती। अब नाकी मोमो से कहती है कि अगर वो उनके रास्ते में आएगी तो इसका मतलब वो इस गांव की तबाही चाहती है क्योंकि कीटो फैमिली ने इस गांव को सदियों से बचा रखा है। अब नाकी बताती है वो लोग उस बड़े सांप के पिछले 2 साल से बलि देते हुए आए हैं जिसकी वजह से वो ज्वालामुखी आज तक नहीं फटे। उनके इतने टाइम से बलि देने की वजह से यहाँ इतने सारे हॉट स्प्रिंग है जिससे वो सभी बाहर के लोग आराम करने आते हैं। अगर कीटो फैमिली नहीं होती तो वो ज्वालामुखी कब कैसे गांव को निकल गया होता। मोमो काफी हैरान हो जाती है और पूछती है तो क्या उन लोगों ने इंसानों की बलि दी है। नाकी हाँ करती है और बताती है कि सालों पहले वो यही बलि देते आ रहे हैं। हालांकि टाइम के साथ यहाँ घर बन गया पर बलि देने की जगह अब भी यही है। नाकी बताती है कि तो फैमिली पहले लोगों को यहाँ बुलाती है और फिर वो उन्हें महान सांप के सामने कुर्बान कर देते हैं जिससे वो खुश रहें और गांव के लोगों को भी खुश रहने दे। मोमो समझ जाते हैं कि जरूर जीजी के पेरेंट्स के साथ भी इन्हीं लोगों ने कुछ गलत किया होगा और शायद उनकी बलि भी इन्हीं लोगों ने दी होगी। अब नाकी कहती है इस बार उनकी किस्मत काफी अच्छी है क्योंकि इस बार उन्हें एक साथ 3 लोग मिल गए क्योंकि आजकल बलि के लिए लोगों को ढूंढना काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि लोग काफी समझदार हो चुके हैं। वो तुरंत पुलिस के पास चले जाते हैं। हालांकि पुलिस भी इनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तभी अचानक से मोमो के पैरों के नीचे की जमीन नीचे जाने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वो कमरा उसे खा रहा हो। ये देखकर नाकी कहती है शायद कि इस बार सांप को ज्यादा भूख लगी है। मोमो अपनी पावर यूज करके बाहर आने की कोशिश करती है पर वो लोग धक्का मारकर मोमो को वापस नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि वो लोग इतनी आसानी से मोमो को बाहर नहीं आने देंगे। फिर मोमो वापस से नीचे धंसने लगती है लेकिन तभी ओकारू और जीजी उन लोगों पर सोफे पटक देते हैं और ओकारू मोमो को हाथ देकर ऊपर खींचने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी सोफा खुद संभल नहीं
पाता, जिसकी वजह से वो दोनों और कीटो फैमिली के सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। अब वो कमरा काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और उसके अंदर काफी सारे घर भी थे। हम देखते हैं जीजी एक घर से उल्टा लटका हुआ था, लेकिन जीजी का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, पर जीजी की चोट नहीं लगती क्योंकि वो किसी मुलायम चीज पर गिर जाता है। तभी वो सब देखते हैं जीजी उस बड़े सांप के ऊपर गिरा था, जो सच में काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। सांप के आते ही कीटो फैमिली उसकी जय जयकार करने लगती है और सभी एक पोज में खड़े हो जाते हैं। तभी नाकी बोलती है, इस बार वो उनके लिए 3 बलि लाई है। तभी मोमो कहती है, यानी वो सभी कहानियां बिल्कुल सच थी कि यहाँ पर एक काफी बड़ा सांप है। तभी टर्बो उन्हें बताती है कि वो कोई सांप नहीं है बल्कि एक कुरागारी है। ओकारो को याद आता है कुरागारी तो केचुए को कहते हैं और उसने पढ़ा था कि वो इंसान खाते हैं, पर वहाँ तो लिखा है कि वो सिर्फ रेगिस्तान में मिलते हैं। पर ओकारो को लगा था ये सिर्फ 2 से 4 मीटर बड़े होते हैं, पर ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। और अब उन्हें समझ में आता है ये लोग पिछले 2 साल से एक केचुए को बलि चला रहे हैं। मोमो कीटो फैमिली को बताती है कि जिसे वो सभी गॉड समझ रहे हैं वो कोई गॉड नहीं है बल्कि सिर्फ इंसान खाने वाला एक केचुआ है। पर वो लोग उनकी एक नहीं सुन रहे थे बल्कि वो तो वहाँ नाच गाना करने लगते हैं। तभी वो केचुआ एक बार में उन सभी को खा जाता है। ये देखकर वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगली बारी तो उनकी होने वाली है। फिलहाल वो सभी एक घर में छुप जाते हैं क्योंकि इतने बड़े केचुए को वो कभी हरा नहीं सकते थे। तभी वो अपने कान बंद कर लेते हैं। ओकारू अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी ओकारू जीजी की तरफ बढ़ने लगता है। ओकारू को अचानक से कुछ हो जाता है जिससे जीजी काफी डर जाता है और वो ओकारू से थोड़ा दूर हटने की कोशिश करता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता और ओकारू जीजी पर एक ही अटैक कर देता है। ये देखकर जीजी काफी डर जाता है और किसी तरह ओकारू को पकड़ता है। जीजी वापस से ओकारू से दूर हटता है और ओकारू के हाथ कहीं से एक चाकू लग जाता है। जीजी को लग रहा था कि ओकारू से उसके ऊपर अटैक करेगा, पर होता है इसका बिल्कुल उल्टा है और ओकारो खुद को ही चाकू मारने लगता है। पर जीजी वापस से ओकारो को पकड़ लेता है और उसे किसी तरह रोकता है। जीजी कुछ समझ पाता है या आगे कुछ कर पाता है इससे पहले वो बड़ा सा केंचुआ यानी सिचुनो को उन पर अटैक कर देता है और जिस घर में वो छुपे थे उस घर को वो पूरी तरह से तोड़ देता है। जीजी समझ जाता है कि सिचुनो को उनकी आवाज सुनकर उन पर अटैक कर रहा है, वो उन्हें देख नहीं सकता। तभी ओकारो वापस से मरने की कोशिश करने लगता है, पर जीजी उसे फिर पकड़ लेता है। तभी जीजी को एक सीन देखता है जहाँ उसके पेरेंट्स फांसी लगा रहे थे, पर जीजी उन्हें देख लेता है और जल्दी से उनकी रस्सी काट देता है। जब जीजी इनके पास जाता है वो जीजी से उन्हें मर जाने देने की कहते हैं, जैसे अभी ओकारू उससे कह रहा है। जीजी समझ जाता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर जीजी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो कह रहा है और वो अपने दोस्तों को वापस कैसे ठीक करे। तभी मोमो को भी ओकारू की तरह कुछ हो जाता है और वो भी कांच के टुकड़े से खुद को मारने की कोशिश करती है। जीजी कुछ करता इससे पहले बहुत देर हो जाती है और मोमो चाकू अपने पेट में मार लेती है। ये देखकर जीजी काफी हैरान होने लगती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मोमो को बचा नहीं पाया। पर हम देखते हैं वो चाकू टर्बो ग्रेनी को लग जाता है। टर्बो ग्रेनी को उससे कुछ होता नहीं और मोमो भी बच जाती है। फिर टर्बो ग्रेनी जीजी को उन दोनों को बांधने की कहती है। जीजी जल्दी से ऐसा ही करता है और दोनों को बांध देता है। तभी टर्बो ग्रेनी बताती है वो केचुआ अपने अंदर से ऐसी वेव निकाल रहा है जिससे वो यहाँ के सभी इंसानों को अपने कंट्रोल में कर पा रहा है। पर जीजी पूछता है फिर उसे उसकी वेव से कुछ क्यों नहीं हो रहा। टर्बो ग्रेनी इसका जवाब देती इससे पहले जीजी देखता है मोमो अपनी पावर की मदद से खुद पर कांच के उन्हीं टुकड़ों से अटैक करने वाली है, पर जीजी बीच में आ जाता है जिससे उसकी आंख और हाथ पर कांच लग जाता है। मोमो जीजी को बाहर फेंक देती है जहां सामने वही केचुआ खड़ा था और जीजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्तों को कैसे बचाए, लेकिन जीजी ऐसा हार नहीं मान सकता, इसलिए वो ओकारू, मोमो और टर्बो ग्रेनी को उठाता है और वहां से भागने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था शायद अगर वो सुचिनोको से दूर चला जाएगा तो उसकी वेव का असर खत्म हो जाएगा। सुचिनोको उस पर अटैक करता है पर जीजी उसके हर अटैक से बचता हुआ भाग रहा था और एक दूसरे घर में आ जाता है, लेकिन जीजी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी जीजी देखता है कि ओकारू और मोमो नीचे कूद कर मरने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उन्हें पकड़ लेता है और वापस ऊपर खींचने लगता है। तभी जीजी के सामने सुचिनोको आ जाता है और जीजी को लग रहा था अब वो नहीं बच सकता, लेकिन तभी उसके सामने वो भूत आ जाता है जो जीजी को बार बार दिखता था। उसके सामने आ जाने की वजह से सुचिनोको की वेव काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ओकारू और मोमो होश में आ जाते हैं। तभी वो भूत उनकी तरफ देखने लगता है, पर टर्बो ग्रेनी उन्हें उस भूत की आंखों में देखने से मना करती है और बताती है कि उसका नाम एविल आई है और अगर वो उसकी आंखों में देखेंगे तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता और वो सभी खुद को मारने की कोशिश करने लगेंगे। पर मोमो कहती है वो ऐसी शांति से नहीं बैठ सकते और मोमो ओकारू को अटैक करने की कहती है। ओकारू ट्रांसफॉर्म हो जाता है और काफी स्पीड से सुचिनोको पर अटैक करता है जिससे सुचिनोको के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पर फिर भी सुचिनोको मरता नहीं और वापस से ग्रो हो जाता है। मोमो को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो सुचिनोको को कैसे हराएंगे क्योंकि उसके 2 टुकड़े करने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। अब सभी सुचिनोको से दूर भागने लगते हैं जिससे वो किसी प्लान के साथ उस पर अटैक कर सकें। जीजी भी भाग रहा होता है
और उस इविल आई से पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स की मरने की वजह वो है। तभी जीजी गलती से इविल आई की आंखों में देख लेता है और जीजी को इविल आई का पास्ट दिखता है। जीजी कुछ बच्चों को नाचते हुए देखता है और उन्हें एक लड़का काफी दूर से देख रहा था। वो भी उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन वो घर में बंद था। वो तो उनके पास नहीं जा सकता, इसलिए वो घर से ही नाचने लगता है। हम देखते हैं उस लड़के को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी पतला हो चुका था और ऐसा लग रहा था काफी टाइम से उसे उस रूम में बंद रखा है। हमें पता चलता है कि ईटो फैमिली ने उस बच्चे को पकड़ रखा था और वो उसे बलि के लिए ज्वालामुखी के सामने ले आते हैं। अब ज्वालामुखी की आग में वो बच्चा पूरी तरह से जल जाता है। अगले दिन उस लड़के के शरीर को कौवे खा रहे थे, लेकिन अब वो भी मरा नहीं था और वो सोच रहा था कि वो भी बस एक नॉर्मल लड़के की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। तभी वो लड़का मर जाता है और एक स्पिरिट बन जाता है। स्पिरिट बनकर वो एक घर में आ जाता है जहाँ पेरेंट्स और उनके साथ उनका बच्चा था। उस बच्चे को वो लड़का दिख रहा था, पर कुछ टाइम बाद उस बच्चे के पेरेंट्स मर जाते हैं। उस लड़के को वापस एक फैमिली दिखती है और उस फैमिली में भी एक लड़का था जो उस लड़के को देख पा रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके साथ भी वही होता है और उस लड़के के पेरेंट्स भी मर जाते हैं। आगे भी वही सेम होता है और इस बार वो लड़का अपने पेरेंट्स से कहने लगता है कि उसके सामने भूत है, पर उनके पेरेंट्स उसका यकीन नहीं करते। वो स्पिरिट नाच कर दिखाने लगता है जिससे वो यकीन दिला सके कि वो बुरा नहीं है, पर उस लड़के का डर कम नहीं होता। अगले सीन में उस लड़के के भी पेरेंट्स मारे जाते हैं और वो काफी बुरी तरह से रो रहा था। तभी वहाँ कीटो फैमिली के लोग आ जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें उस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। वो तो लोग उस घर को दफनाने का डिसाइड करते हैं और घर के साथ उस बच्चे को भी दफनाने का फैसला करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जीजी का घर इतनी ऊंचाई पर क्यों है, क्योंकि उसके घर के नीचे कीटो फैमिली ने घरों को दबा रखा है। वो लोग उस लड़के को घर में बांध कर चले जाते हैं और वो स्पिरिट उस लड़के को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो किसी भी चीज को छू नहीं सकता। अब उस स्पिरिट के अंदर काफी गुस्सा भर जाता है जो कुछ भी उन लोगों ने इतनी फैमिलीज के साथ किया, जिसकी वजह से वो स्पिरिट योकाई में बदल जाती है और वो सिर्फ कीटो फैमिली को मारना चाहती थी। जीजो को ये सब पता चल जाता है और वो भी काफी गुस्से में दिख रहा था। मोमो किसी तरह जीजो को होश में लाती है। मोमो इविल आई को जीजो से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर जीजो मोमो को रुकने की कहता है और बताता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था और वो कोई बुरा योकाई नहीं है, बल्कि उसने काफी कुछ सहा है और वो भी कीटो फैमिली का शिकार है, बिल्कुल उनकी तरह। अब जीजी इविल आई के साथ जाने लगता है जहाँ उसकी बॉडी है जो वो काफी नीचे है। मोमो जीजो को रुकने की कहती है, पर जीजी रुक नहीं रहा था क्योंकि वो उस बॉडी तक पहुंचना चाहता था और उसे आजाद करना चाहता था, क्योंकि वो बेचारा इतने सालों से नीचे कैद है, लेकिन अब भी उसने हार नहीं मानी, इसलिए जीजी उसे आजाद करके रहेगा। मोमो भी जीजो के पीछे जा रही थी और वो जितना नीचे जाती जा रही थी उसे उतने पुराने जमाने के घर मिल रहे थे, जैसे वो घर एक के ऊपर एक बने हो। यहाँ जीजी उस लड़के को बचाना चाहता था, इसलिए सबसे नीचे पहुंच जाता है और एक गेट खोलता है जहाँ सामने उस लड़के की बॉडी मिल जाती है और तभी मोमो भी वहां जाती है। हालांकि मोमो को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, फिर भी मोमो जीजू को रोकने की कहती है क्योंकि उसे पता था कि अगर जीजी यहाँ योकाई ज्यादा पास आएगा तो उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला। पर जीजी को उस लड़के पर काफी तरस आ रहा था और वो कहता है कि वो इतने टाइम से यहाँ अकेला बंद था। जीजी उस योकाई की तरफ बढ़ने लगता है, पर टर्बो ग्रेनी उसे रोकने की कहती है क्योंकि अगर वो उस योकाई के पास जाएगा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। पर जीजी कहता है ऐसा नहीं है, वो भी उनकी तरह है, भले ही वो उनसे अलग दिखता है पर वो उनकी तरह ही है। तभी इविल आई वापस से जीजो को पकड़ लेता है और मोमो को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी मोमो और जीरो को काफी तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जो अटैक सुचिनो को ने किया था और उसके अंदर से एक काफी अजीब और गंदा फ्लूइड निकलने लगता है जो काफी चिपचिपा था। मोमो ओकारू को मदद के लिए बुलाने लगती है, पर हम देखते हैं ओकारू हिल तक नहीं पा रहा था और उसकी बॉडी ऐसी हो गई थी जैसे वो पैरालाइज हो चुका है, क्योंकि सुचिनोको ने ओकारू पर काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक अटैक किया है जो ओकारू के लिए भी झेल पाना थोड़ा मुश्किल था। मोमो जल्दी से जीजू को यहाँ चलने की कहती है, पर वो योकाई जीजी की बॉडी पर कंट्रोल करने लगता है और जीजी उस लड़के के पास चला जाता है जो उसी कमरे में अकेला बंद था। अब वो जीजी उस लड़के से माफी मांगता है क्योंकि उसे लगा उसके पेरेंट्स की मौत उसकी वजह से हुई है, इसलिए वो उससे काफी गुस्सा था। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि वो यहाँ अकेला हमेशा से बंद था और उसे खुद मदद की जरूरत थी। अब वो लड़का कहने लगता है कि उसे भी खेलना है, तभी जीजी उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है उसके पास खेलने के लिए पूरा दिन है और नाचने लगता है। फिर जीजी कहता है वो उसके साथ हमेशा खेल सकता है या जब चाहे तब वो खेल सकता है। ये सुनकर वो लड़का जीजी की तरफ देखता है और स्माइल करता है। अब इविल आई जीजी की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है जिसकी वजह से जीजी को काफी दर्द हो रहा था। तभी उनके ऊपर वापस से इलेक्ट्रिक अटैक होता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। हम देखते हैं सुचिनो को उन पास तक आ चुका था और उसका फ्लूइड भी काफी ज्यादा हो गया था। मोमो उठने की कोशिश करता है पर वो हिल तक नहीं पा रही थी क्योंकि वो फ्लूइड अब इतना ज्यादा हो चुका था कि सभी जमीन से चिपक गए थे। तभी सुचिनो को मोमो को मारने वाला होता है पर जीजी काफी स्पीड के साथ सुचिनो को एक मुक्का मारता है और उसे रोक देता है। फिर एक लाल
लात मारकर उसे ऊपर फेंक देता है। जीजी की लात इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सुचिनोको के 2 टुकड़े हो चुके थे। पर मोमो देखती है असल में जीजी पर इविल आई ने कंट्रोल कर लिया है और वो उसके साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। इविल आई कहता है आखिरकार वो इस बॉडी के साथ जुड़ ही गया, अब वो इस दुनिया के हर इंसान को खत्म कर देगा। ये सुनकर मोमो हैरान हो जाती है और कहने लगती है उसने पहले ही जीजी को मना किया था कि उस योकाई के ज्यादा पास ना जाए। अब इविल आई मोमो के भी लात मारता है जिससे वो दीवार से टकरा जाती है। इविल आई वापस मोमो को मारने आता है पर वो उसे अपनी पावर से रोक लेती है, लेकिन अब भी इविल आई मोमो को दीवार से चिपका देता है। इविल आई की नजर टर्बो ग्रेनी पर जाती है और वो उससे पूछता है कि वो भी एक योकाई है, फिर वो इंसानों के साथ क्यों है, क्या वो उनका नौकर बन चुका है। इससे टर्बो ग्रेनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने की कहने लगती है। कभी मोमो भी जीजी को वापस बाहर आने की कहती है पर इविल आई बताता है वो उसकी बात नहीं सुन पा रहा क्योंकि उसने इस वेसल की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और वो इंसानों को दिखाएगा कि असल में नर्क में रहना कैसा होता है। तभी सुचिनोको वापस से ठीक हो जाता है और फिर इलेक्ट्रिक अटैक करता है, लेकिन इविल आई अपने और मोमो के चारों तरफ बैरियर बना देता है जिससे उन्हें कुछ नहीं होता। तभी मोमो देखती है वहां जितने भी लोग मरे थे सबकी स्पिरिट एक हो जाती है और इविल आई की मदद कर रही थी। इविल आई ने एक बॉल में बदल देता है और उस बॉल पर लात मारता है जो सीधा जाकर सुचिनोको के लगती है जिससे सुचिनोको के छेद हो जाते हैं। पर इविल आई यही नहीं रुकता और बार बार उस बॉल को सुचिनोको को मारता है जिससे सुचिनोको ये काफी ज्यादा चोट लग रही थी। सुचिनोको कुछ कर नहीं पा रहा था इसलिए वहां से भाग जाता है, जहां मोमो को समझ में नहीं आ रहा था कि जीजी योकाई में कैसे बदल गया। टर्बो ग्रेनी मोमो से कहती है कि उसने उन लोगों से ज्यादा बेवकूफ इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा। फिर टर्बो ग्रेनी मोमो को बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर हमेशा जीजी को ऐसे ही जीनियस तो बुलाती नहीं होगी, असल में जीजी के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है जो किसी भी नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा थी। यहाँ तक कि वो जब भी आता रोज इसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से ज्यादा रहती। साथ ही जीजी पूरी तरह से फिट भी था, वो एक बेसर बनने के लिए परफेक्ट था, इसलिए वो इविल आई को वो चाहिए था। जहाँ तक कि अगर टर्बो ग्रेनी को मौका मिलता तो वो खुद ही जीजी को पोजेस कर लेती। पर मोमो कहती है जब वो स्कूल में थे जीजी बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा था, उसके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं थी, वो तो अब ऐसा हो गया जो उसके अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आ गई है। टर्बो ग्रेनी बताती है किसी की पावर कभी भी अवेकन हो सकती है और वो मोमो का ही एग्जाम्पल देती है कि कुछ टाइम पहले वो एक नॉर्मल लड़की थी लेकिन अब उसके पास कितनी ज्यादा स्पेशल पावर आ चुकी है। इसका मतलब कभी भी किसी की भी पावर्स अवेकन हो सकती है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता। टर्बो ग्रेनी मोमो से कहती है कि अब वो उसका दोस्त नहीं रहा, इसलिए उसे काफी खतरनाक फाइट करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तभी इविल आई मोमो की तरफ अपनी बॉल मारता है। मोमो अपनी पावर की मदद से किसी तरह से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी इविल आई साइड से आकर मोमो के मुक्का मार देता है जिससे मोमो दूर जाके गिरती है। फिर इविल आई वापस से बॉल से मोमो को मारने वाला था, लेकिन तभी ओकारू बीच में आ जाता है और इविल आई को रोक देता है। फिर ओकारू इविल आई से कहता है कि वो मरने वाला है क्योंकि मोमो को चोट पहुंचाने वाला है, जिंदा नहीं रह सकता।